नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। हमने यह भी समझा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियनिक सिविल कोड लागू करके समान कानून, समान अधिकार और आधुनिक प्रशासन की नींव रखी। लेकिन इतिहास यहीं ख़त्म नहीं होता। एक समय ऐसा आया जब पूरे यूरोप नेपोलियन से डरने लगा। जिन देशों को शुरुआत में उससे उम्मीद थी, वही देश बाद में उसके खिलाफ खड़े हो गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? नेपोलियन इतना शक्तिशाली होकर भी कैसे हार गया? और उसकी हार के बाद यूरोप के राजाओं ने कौन सा ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे महाद्वीप का राजनीतिक नक्शा बदल दिया? आज की पूरी क्लास में हम इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। बच्चों, आपने देखा कि नेपोलियन ने यूरोप के कई देशों पर विजय प्राप्त कर ली थी। एक समय ऐसा था जब लगभग पूरा यूरोप उसके प्रभाव में आ चुका था। उसकी सेना को उस समय की सबसे शक्तिशाली सेना माना जाता था। लेकिन इतिहास हमें एक बात सिखाता है, कोई भी शक्ति हमेशा के लिए नहीं रहती। धीरे धीरे नेपोलियन की मुश्किलें बढ़ने लगी। इसका कारण था लगातार युद्ध। नेपोलियन लगभग हर समय युद्ध लड़ रहा था। युद्ध जीतने के लिए हजारों सैनिकों की आवश्यकता होती थी। बहुत अधिक धन खर्च होता था। हथियार और भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अब सोचिए बच्चों, अगर कोई देश लगातार युद्ध करता रहेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। यदि आपके घर की सारी कमाई केवल लड़ाई में खर्च होने लगे तो क्या होगा? घर आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। ठीक यही फ्रांस के साथ भी हुआ। लगातार युद्धों ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी। दूसरा कारण था यूरोप में बढ़ता विरोध। शुरुआत में कई देशों ने सोचा फ्रांस हमें स्वतंत्रता देगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को महसूस हुआ फ्रांस उन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रहा है। नेपोलियन भारी टैक्स वसूल रहा था, युवाओं को सेना में भर्ती कर रहा था, अपने आदेश लागू कर रहा था। इससे लोगों में असंतोष बढ़ गया। मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति आए और कहे, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद वह आपके ही घर के नियम बनाने लगे। क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। यही भावना यूरोप के लोगों में भी थी। तीसरा कारण था राष्ट्रवाद का उल्टा प्रभाव। यह इतिहास की सबसे रोचक बात है। नेपोलियन जहां गया वहां उसने राष्ट्रवाद का विचार पहुंचाया, लेकिन वही राष्ट्रवाद बाद में लोगों को यह सोचने पर मजबूर करने लगा, जब फ्रांस स्वतंत्र रह सकता है तो हम क्यों नहीं। यहीं से विभिन्न देशों में स्वतंत्रता की भावना मजबूत होने लगी। अब बच्चों, 1850 में बेल्जियम के वाटरलू नामक स्थान पर निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में नेपोलियन की हार हो गई। यही उसके साम्राज्य का अंत माना जाता है। अब सवाल यह है कि नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के राजा क्या करेंगे? क्या वे फिर से लोकतंत्र अपनाएंगे या पुरानी राजशाही वापस लाएंगे? यही समझने के लिए हमें वियना कांग्रेस के बारे में पढ़ना होगा। तो चलिए बच्चों, वियना कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं, जो 1815 में हुई थी। बच्चों, 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोप के बड़े बड़े देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए। इस सम्मेलन को कहा गया कांग्रेस ऑफ वियना। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री क्लेमेंस वॉन मेटरनिख ने की। जो इतनी बड़ी बैठक बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पूरे यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी। अब सभी देश चाहते थे यूरोप में दोबारा शांति स्थापित हो। बच्चों, हमने देखा कि नेपोलियन हार चुका था और अब पूरे यूरोप के बड़े बड़े शासक वियना में इकट्ठे हुए। लेकिन सवाल यह है कि इस बैठक में आखिर ऐसा कौन से फैसले लिए गए जिन्होंने अगले कई दशकों तक यूरोप की राजनीति को प्रभावित किया? आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं। वियना कांग्रेस के प्रमुख उद्देश्य। बच्चों, जब कोई बड़ा युद्ध समाप्त होता है तो सबसे बड़ा प्रश्न होता है अब शांति कैसे स्थापित की जाए। इसलिए वियना कांग्रेस बुलाई गई।
इसका मुख्य उद्देश्य केवल नेपोलियन को हराना नहीं था, बल्कि पूरे यूरोप में फिर से स्थिरता लाना था। इसका पहला उद्देश्य था पुरानी राजशाही की पुनर्स्थापना। बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के कारण यूरोप के कई पुराने राजा सत्ता से हट चुके थे। वियना कांग्रेस ने निर्णय लिया, जहां जहां पुराने राजवंश हटाए गए हैं उन्हें फिर से सत्ता में लाया जाएगा। इसे कहते थे रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। बच्चों, अगर किसी राजा को दोबारा गद्दी पर बैठाया जाए तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे पुनर्स्थापना, यानी कि रिस्टोरेशन। दूसरा उद्देश्य फ्रांस को नियंत्रित करना। बच्चों, यूरोप के सभी देशों को डर था अगर फ्रांस फिर से शक्तिशाली बन गया तो एक और नेपोलियन पैदा हो सकता है। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया फ्रांस की सीमाएं कम की जाए और उनके चारों ओर मजबूत राज्यों की एक सुरक्षा पट्टी बनाई जाए। तीसरा उद्देश्य शक्ति संतुलन, यानी कि बैलेंस ऑफ पावर। अब यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। मान लीजिए हमारी कक्षा में एक छात्र इतना शक्तिशाली हो जाए कि वह सभी पर अपनी बात मनवाने लगे। क्या बाकी छात्र सुरक्षित महसूस करेंगे? नहीं। ठीक यही स्थिति यूरोप में थी। इसलिए सभी देशों ने तय किया कोई भी देश इतना शक्तिशाली नहीं बनेगा कि वह पूरे यूरोप पर कब्जा कर सके। इसी नीति को कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। अब बच्चों, देखते हैं कि वास्तव में कौन कौन से निर्णय लिए गए। तो पहला था बourbon राजवंश को फ्रांस में दोबारा सत्ता दी गई, मतलब पुराना राजघराना वापस आ गया। दूसरा निर्णय, नीदरलैंड को मजबूत बनाया गया ताकि वह फ्रांस के उत्तर में सुरक्षा को कम करे। निर्णय, प्रशा को राइन क्षेत्र सहित नए प्रदेश दिए गए ताकि वह पूर्व दिशा में फ्रांस पर नजर रख सके। निर्णय 4, ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली के कई क्षेत्रों का नियंत्रण मिला। इससे ऑस्ट्रिया की शक्ति बढ़ गई। पांचवा निर्णय, यूरोप का नक्शा इस प्रकार बदला गया कि कोई भी देश अकेले बहुत अधिक शक्तिशाली ना बन सके। तो बच्चों, एक फ्लो चार्ट से इसको समझते हैं। पहले नेपोलियन डिफीटेड हुआ, यानी कि नेपोलियन की हार हुई वाटरलू में। उसके बाद वियना की कांग्रेस हुई। उसके बाद जो पुराना राजघराना था वो वापस आया। तो बच्चों, अब पढ़ते हैं हम मेटरनिख के बारे में। बच्चों, वियना कांग्रेस का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था क्लेमेंस वॉन मेटरनिख। वह ऑस्ट्रिया का विदेश मंत्री था। उसकी सोच थी यूरोप में लोकतंत्र कम होना, राजशाही बनी रहनी चाहिए, क्रांतियों को रोका जाना चाहिए, राष्ट्रवाद को नियंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि उसे लगता था अगर राष्ट्रवाद बढ़ेगा तो पूरे यूरोप में फिर से विद्रोह शुरू हो जाएगा। रूढ़िवाद। अब सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा आती है रूढ़िवाद का क्या अर्थ है। सरल भाषा में पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने की विचारधारा, यही कहलाती है रूढ़िवाद। रूढ़िवादी लोग चाहते थे राजा बना रहे, चर्च का प्रभाव बना रहे, समाज में अचानक परिवर्तन ना हो, परंपराओं का सम्मान हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है जो व्यवस्था वर्षों से चल रही है उसे मत बदलो। यही सोच होती है रूढ़िवादी सोच। लेकिन क्या रूढ़िवादी लोग परिवर्तन के पूरी तरह विरोधी थे? लेकिन क्या रूढ़िवादी लोग परिवर्तन के पूरी तरह विरोधी थे? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए। एनसीईआरटी बताती है कि रूढ़िवादी लोग हर परिवर्तन के विरोधी नहीं थे। वह मानते थे यदि परिवर्तन करना हो तो धीरे धीरे किया जाए ताकि समाज में अराजकता ना फैले। यदि किसी स्कूल के सभी नियम एक ही दिन में बदल दिए जाएं तो क्या होगा? पूरा स्कूल अव्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन यदि नियम धीरे धीरे बदले जाएं तो सभी आसानी से उन्हें स्वीकार कर लेंगे। यही रूढ़िवाद की सोच थी। बच्चों, आज हमने समझा कि नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के शासकों ने पुरानी राजशाही को फिर से स्थापित करने की कोशिश की और शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए वियना कांग्रेस के महत्वपूर्ण निर्णय लिए। साथ ही हमने रूढ़िवाद की विचारधारा को भी समझा। लेकिन क्या यूरोप के लोग फिर से राजाओं के अधीन रहना चाहते थे? इसका उत्तर हमें अगले भाग में मिलेगा, जहां हम पढ़ेंगे उदारवाद, 1830 और 1848 की क्रांतियां तथा राष्ट्रवाद का नया चरण।